हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं महेश कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल शिव कृपा क्लासेस पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते ही हो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 5 जून 2022 के लिए हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस पर जीएस हिंदी मीडियम का बैच चलाया जा रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम इसके पहले प्रश्न को देखना चालू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस से लेकर पर्यावरण, पारिस्थितिकी, पर्यावरण से जलवायु परिवर्तन। प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के संबंध में सही संदर्भित करता है? 4 स्टेटमेंट है आपके सामने दोस्तों। स्टेटमेंट नंबर ये है, यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय साधन है। और स्टेटमेंट नंबर बी है, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने तथा पारितंत्र अनुकूल पर औद्योगिक हेतु विकासशील देश को वित्तीय प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की पहल है। यहाँ पे वित्तीय प्रदान करने से संबंधित इस स्टेटमेंट में शामिल किया गया है। सी नंबर है दोस्तों, यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक निर्दिष्ट स्तर तक कम करने का यह अंतः सरकारी समझौता है। और स्टेटमेंट नंबर डी है दोस्तों, यह विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय REDD प्लस अन्य पहली पहलों में से एक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल से संबंधित। आप इन चारों ऑप्शंस को पढ़ें दोस्तों और अपने निश्चित उत्तर को क्लियर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे दोस्तों ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के संबंध में आपका स्टेटमेंट नंबर ये सही जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आपका सारा कुछ क्लियर बता दिया गया है। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम उसका निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय साधन है। दोस्तों, आप लोग ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के बारे में कुछ ना कुछ आप सुनते ही हो, पढ़ते ही हो। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने के लिए है, उसका परिणाम जो है निर्धारित करती है और प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता या साधन है। क्या? ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। आइए दोस्तों, हम लोग इसके थोड़ा क्लियर करने के लिए इसके इस प्लान को फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर आंसर नंबर ये है, यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय साधन है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है, चार्टर एक्ट 1813। इसके बारे में देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक आधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और तीसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तीन ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने नीचे कोड दिया गया, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। आप स्टेटमेंट को दोस्तों ध्यान से पढ़ें, आंसर को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको क्लियर करते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक आधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट आपने पढ़ा ही है। स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक आधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सब कुछ समाप्त कर दिया गया था। यानी स्टेटमेंट नंबर 1 आपका सही है। इस तरह से दोस्तों आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे एलिमिनेट करने से?
बी आपका कट जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में ले गए भारतीय राज्य क्षेत्र ब्रिटिश राज जो ब्रिटिश राज था की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। बिल्कुल सही है, इससे उनकी संप्रभुता सुदृढ़ हुई थी 1813 के चार्टर एक्ट से। दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका ऑप्शन एक कट जाएगा, कौन सा, सी वाला कट जाएगा। अब आपके पास हैं ये और डी। तीसरा पढ़ते हैं दोस्तों, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। 1813 में भारत का राजस्व ब्रिटिश के संसद के नियंत्रण में नहीं आया था। तो तीसरा आपका कट जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत, डी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर होगा। ये और दो स्टेटमेंट यहाँ पे 1813 चार्टर को लेकर आपको क्लियर है। तीसरा आपका गलत है, आंसर आपका ये बनेगा। चलिए इसके एक्सप्लेन करते हैं 1813 चार्टर एक्ट के बारे में। स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, अंग्रेजों के यूरोपीय व्यापार बंद होने के कारण कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया। इसमें भारत में चाय एवं चीनी के व्यापार को छोड़कर कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। किसी एक के द्वारा नियंत्रण बोर्ड की अधीक्षण और नियंत्रण शक्ति का विस्तार कर उसे और सुदृढ़ बनाया गया तथा कंपनी द्वारा भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को और अधिक सुदृढ़ कर दिया गया। यानी स्टेटमेंट नंबर 2। इसी चार्टर एक्ट ने सर्वप्रथम शिक्षा के विकास हेतु 1 लाख के बजट की व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया था। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में पिट्स इंडिया नियम 1784 के माध्यम से आता, न कि 1813 के माध्यम से। इस तरह से आपका तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में भारतीय राजछत्र कब आया था, 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम में। तो दूसरा आपका गलत हो गया था, यानी 1 और 2 आपके सही गए थे। ये आपका एक्सप्लेन है। इसको दोस्तों एक बार और पढ़ें, आप रिवीजन करें ताकि पूरी बात आपको सही रूप से स्पष्ट हो सके। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों सांस्कृतिक इतिहास यानी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ें, आंसर को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट पे आप खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं ये जानकारी पूरी तरह से रख के बना रहा हूँ कि स्टेटमेंट आपको क्लियर हो सके और एग्जाम हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपको जाने पहचाने से लगे, ताकि आप एलिमिनेशन पद्धति को अपनाकर अपने क्लियर आंसर तक पहुँच सकें। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न 3 को पढ़ते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। स्टेटमेंट नंबर 1 ये कह रहा है। और 2 नंबर क्या है दोस्तों, लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा रूमी दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, आप इसको ध्यान से स्टेटमेंट को समझें, पढ़ें, थोड़ा एलिमिनेशन का अध्ययन जो आपने सुना ही होगा। यहाँ पे बुलंद दरवाजे के बारे में, खानका के बारे में, बड़े इमामबाड़े के बारे में आप थोड़ा एलिमिनेशन पद्धति को अपनाकर अपने आंसर तक पहुँचने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको क्लियर करते हैं। फतेहपुर सीकरी स्थित, स्टेटमेंट नंबर 1 है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानका के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। ये बिल्कुल सही दोस्तों, आपका स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है, यानी बी नंबर आपका यहाँ पे गलत हो रहा है। आगे देखते हैं। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा रूमी दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। ये गलत है दोस्तों, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का यहाँ पे प्रयोग नहीं हुआ। आपका दूसरा गलत है दोस्तों। तो इस तरह से सी और डी कट जाएंगे और आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, विकल्प नंबर ये। विकल्प नंबर ये आपका सही आंसर बनेगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा खानका के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। चलिए इसके एक्सप्लेन देखते हैं, ताकि दोनों स्टेटमेंट आपके बराबर पूरी तरह से क्लियर हो सके। आंसर ये है आपका, फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजे के निर्माण अकबर ने करवाया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, लेकिन ये जी के जीएस का क्वेश्चन है दोस्तों। कभी कभी एलिमिनेशन पद्धति में इसका भी प्रयोग जानकारी होना आवश्यक है। यह विशाल दरवाजा 134 फीट ऊंचा है। दरवाजे तक पहुंचने के लिए 42
42 फीट लंबी सीढ़ियाँ। यह दरवाज़ा लाल और पीले बलुआ पत्थर का बना है। दरवाजे में की गई संगमरमर की जड़ावत बेहद सशक्त एवं आकर्षक है। खानका के निर्माण में भी सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। इस तरह से आपका ये 1 नंबर सही जाता है। चलिए अब हम लोग बड़े इमामबाड़ा लखनऊ में जो है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं इस स्टेटमेंट के जरिए। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण 1784 ईस्वी में नवाब आसुफ-उद-दौला ने करवाया था। किसने करवाया था? आसुफ-उद-दौला ने। इस संरचना में गोथिक प्रभाव के साथ साथ राजपूत और मुगल वास्तुकलाओं का मिश्रण दिखाई देता है। इसका निर्माण अकाल और दुर्भिक्ष के समय करवाया गया था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस इमारत में संगमरमर का प्रयोग नहीं किया गया था। क्या सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग नहीं किया गया था। रूमी दरवाजे का निर्माण बड़ा इमामबाड़ा की तर्ज पर ही अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया था। यह है इसका एक्सप्लेन जो पूरी तरह से क्लियर करता है लखनऊ से बड़ा इमामबाड़ा के बारे में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। भारतीय कृषि से संबंधित एक क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण की तकनीक का आसन भविष्य में किस प्रकार पर उपयोग किया जा सकता है? जीनोम अनुक्रमण ये आपका क्वेश्चन है। इसके 3 स्टेटमेंट हैं दोस्तों। उसके बाद आपका कोड दिया गया है। आपको स्टेटमेंट ध्यान से देखकर आंसर तक पहुंचने हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है दोस्तों? विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवंशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। ये है आपका 1 नंबर। दूसरा नंबर, यह तकनीक असली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। 3 नंबर है, इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाण संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। इस तरह से 3 स्टेटमेंट हैं। आपके पास 4 कूट विकल्प हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इसके आंसर को देखकर इसके स्टेटमेंट को ध्यान से देखकर इसके आंसर तक पहुँचते हैं। भारत में कृषि के संदर्भ में जीनोम अनुक्रमण से संबंधित क्या 3 स्टेटमेंट इसको थोड़ा देखते हैं ध्यान से। विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवंशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही को स्टेटमेंट है। दूसरा नंबर, यह तकनीक असली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। बिल्कुल सही है दूसरा भी। तीसरा क्या, इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाण संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। यानी तीनों विकल्प ऑप्शन आपके सही हैं। इस तरह से आपका आंसर नंबर डी होगा दोस्तों। यह सभी सत्य हैं। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। आंसर आपका डी आ रहा है। ये सभी तीनों स्टेटमेंट आपके सही थे। एक्सप्लेन क्या है दोस्तों? जीनोम अनुक्रमण वह वैज्ञानिक परियोजना है जिसका लक्ष्य किसी प्राणी के संपूर्ण जीनोम अनुक्रम का पता करना है। जीन हमारे जीवन की कुंजी है। इसका उपयोग विभिन्न फसलों पौधों के रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवंशिक सोच का अभिज्ञान करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में मदद करती है। इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाण संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा ये एक्सप्लेन है दोस्तों। इसको आप कम से कम 1-2 बार रिवीजन करें ताकि पूरी बात आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो सके। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। आप जानते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में लगभग सारे सब्जेक्ट आके जुड़ते हैं, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था जो, उसके बाद आपके सामान्य विज्ञान भी है। सामान्य विज्ञान क्या है? करंट है, आर्ट एंड कल्चर है दोस्तों। तो सारी जगह से आपको ज्ञान समेटने, उनके स्टेटमेंट को अच्छी तरह से क्लियर करने की आवश्यकता है। तभी आपको एग्जाम हॉल में स्टेटमेंट जाने और पहचाने लगते हैं और आप एलिमिनेशन पद्धति का उपयोग करके अपने आंसर को बना सकते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मौद्रिक नीति समिति से ली गई है। चलिए इसको देते हैं। मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी
के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। चलिए, पहला है दोस्तों इस स्टेटमेंट नंबर 1, या आरबीआई की मानक ब्याज दरों का निर्धारण करती है। दूसरा नंबर है, या एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। और तीसरा नंबर है दोस्तों, यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। ये 3 स्टेटमेंट है आपके सामने। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में यानी मौद्रिक नीति समिति। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, आप तीनों स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें, अपने आंसर बनाने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, हम इसके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है, आरबीआई की मानक ब्याज दरों का निर्धारण करती है, बिल्कुल सही है, मौद्रिक नीति का काम यही है। दूसरा क्या दोस्तों, यह एक 12 सदस्यीय निकाय है, जो कि बिल्कुल गलत है। तीसरा दोस्तों, ये केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है, बिल्कुल ये भी गलत है। इस तरह से दोस्तों आपका केवल स्टेटमेंट ए पहला आपका सही है। इस तरह से दोस्तों आंसर आपका केवल ये यानी विकल्प नंबर ये बनेगा। इसका एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों अच्छे से, ताकि तीनों स्टेटमेंट के आंसर आपको पूरी तरह से क्लियर हो सके। ये है आपका दोस्तों एक्सप्लेन। भारतीय रिजर्व बैंक पर पड़ती कार्यों के बोझ को समाप्त करने के लिए वह 2017 में मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक पर बढ़ती कार्यों के बोझ को समाप्त करने के लिए मौद्रिक नीति समिति का गठन कब किया गया, 2017 में, जो कि केवल आरबीआई की मानक ब्याज दरों का निर्धारण करती है। यह 6 सदस्यीय निकाय है, न कि 16 सदस्यीय। इस समिति की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर के द्वारा की जाएगी, न कि केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। साथ ही आरबीआई गवर्नर को वीटो पावर नहीं दी जाएगी, वीटो पावर नहीं दी जाएगी, केवल सभी सदस्यों को वोट का अधिकार होगा। इस तरह से आपका एक्सप्लेन है दोस्तों, जो पूरे स्टेटमेंट को क्लियर करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है क्योंकि, ये आपका क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। यह गैर परमाणु शक्तियों के लिए भेदकारी है, पहला बोल रहा है। दूसरा क्या है, यह हिंद महासागर को परमाणु शक्ति मुक्त क्षेत्र बनाता है। तीसरा दोस्तों, यह पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने की अनुमति देता है। और चौथा है, भारत को शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति के प्रयोग की अनुमति नहीं देता। ये 4 ऑप्शन है। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर जो हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, उसके बारे में इसके चारों ऑप्शन को आप देखें, अपना उत्तर निकालें। ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर ये 6 है दोस्तों। तो इसका सीधा सा आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था क्योंकि यह हिंद महासागर को परमाणु शक्ति मुक्त क्षेत्र बनाता है। यह हिंद महासागर को परमाणु शक्ति मुक्त क्षेत्र बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, इसको एक बार रिवीजन में भी देखते हैं। 2 नंबर आपका आंसर आ रहा है, यह हिंद महासागर को परमाणु शक्ति मुक्त क्षेत्र बनाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, G15 किसको व्यक्त करता है। दोस्तों आपने देखा होगा 4-6 क्वेश्चन के बाद यूपीएससी प्रीलिम्स में 1-2 फैक्चुअल क्वेश्चन आपको डाल दिए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल फैक्ट पे आधारित होते हैं। आप अगर सुने हैं, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो इसमें कोई भी आप एलिमिनेशन पद्धति नहीं अपना सकते, क्योंकि आपको माइनस मार्किंग रहती है। क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो आपको छोड़ना पड़ता है। इसलिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आपसे गलत नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप सिलेक्शन लिस्ट से कितना ऊपर नीचे होते रहते हैं एक एक क्वेश्चन में, या आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग 5-7 का आंसर क्लियर करते हैं। G15 किसको व्यक्त करता है, G15 किसको व्यक्त करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने BCD, विकासशील राष्ट्रों का समूह है, तेल उत्पादक देशों का समूह है, विकसित देशों का समूह है, अविकसित देशों का समूह है। इस तरह से 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों G15 विकासशील राष्ट्रों का एक समूह है। किसका, विकासशील राष्ट्रों का एक समूह है, और सॉरी विकासशील राष्ट्रों का एक समूह। इसको हम अच्छे से आंसर को करते हैं, यानी विकल्प नंबर आपका ये आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, इसे एक्सप्लेन करते हैं एक बार में रिवीजन, उसके बाद अगला क्वेश्चन। ये है G15 आपका विकासशील राष्ट्रों का
समूह है एक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चलन मुद्रा SDR के संबंध में आपके सामने 4 ऑप्शन। एक है नोटों के रूप में छपी होती है, सोने के सिक्कों के रूप में छपी होती है, शुद्ध चांदी के सिक्कों के रूप में छपी होती है, बुक कीपिंग एंट्री होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चलन मुद्रा SDR के बारे में आपको बताने। तो दोस्तों बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका डी आएगा। बुक कीपिंग एंट्री होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चलन मुद्रा SDR है, यानी विकल्प नंबर डी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसका एक्सप्लेन में भी एक बार रिवीजन, आंसर डी है, बुक कीपिंग एंट्री होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, एक इसमें मिलाना है आपको। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कुमकुम को इसे सही विकल्प चुनिए। सूची 1 है, सूची 2 है। दोस्तों विकल्प यह है कि सामने आपका दिया गया क्या है, कर्नाटक संगीत शैली के सामने मल्लिकार्जुन मंसूर दिया गया है। विकल्प नंबर बी में शास्त्रीय गान के सामने MS सुब्बालक्ष्मी दिया गया है। और विकल्प नंबर सी पंडवानी शैली के सामने तीजन बाई दिया गया है। और गजल गायकी के आगे बेगम अख्तर दिया गया है। नीचे ABCD करके 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका मिलान करने की कोशिश करें। थोड़ा सा एलिमिनेशन पद्धति को अपनाना इसमें ज़रूरी है, अगर आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन जाने पहचाने इसमें लगते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो दोस्तों 9 का हम लोग आंसर देखते हैं। कर्नाटक संगीत शैली संबंधित है आपका मल्लिकार्जुन मंसूर से, यानी ये का आपका ये ही होगा। शास्त्रीय गायन से संबंधित है दोस्तों, इसमें MS सुब्बालक्ष्मी, यानी ये भी बिल्कुल सही मिला। दूसरा भी बिल्कुल सही मिला है। तीसरा दोस्तों सिनेमा पंडवानी शैली तीजन बाई, ये भी बिल्कुल सही मिला हुआ है। यानी दोस्तों ये सब बिल्कुल मिले हुए हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान करके इसके इन सूचियों को जोड़ना है और अपने उत्तर निकालने हैं। गजल गायकी के सामने बेगम अख्तर, ये भी बिल्कुल मिला हुआ है दोस्तों। तो चारों आपके यहाँ ऑप्शन मिले हुए हैं। A का 1 जाएगा, B का 2 जाएगा, C का 3 जाएगा और D का 4 जाएगा, यानी 1 2 3 4 विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर आएगा, विकल्प नंबर बी। चलिए दोस्तों इसका हम लोग एक बार रिवीजन भी देखते हैं। हाँ, विकल्प नंबर बी 1 2 3 4 यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है। कर्नाटक संगीत शैली से संबंधित है मल्लिकार्जुन मंसूर, शास्त्रीय गान से संबंधित है MS सुब्बालक्ष्मी, पंडवानी शैली से संबंधित है तीजन बाई, गजल गायकी से संबंधित है बेगम अख्तर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, राष्ट्रीय पशुधन मिशन संबंधित है। राष्ट्रीय पशु करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है दोस्तों। चार आपके नीचे मंत्रालय दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है। 1 नंबर दोस्तों आवास और शहरी गरीबी उपशमन, B नंबर है शहरी विकास मंत्रालय, C नंबर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, 4 नंबर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, तो दोस्तों इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपसे गलत नहीं होने चाहिए, आप इसका रिवीजन करें, इसको बराबर ध्यान रखें, क्रमवाइज करें यहाँ पर। तो दोस्तों आपका आंसर आएगा विकल्प नंबर 3, किसान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय पशुधन मिशन से संबंधित है आपका ये आंसर। आइए इसके एक्सप्लेन में भी रिवीजन एक बार करते हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, पशुधन उत्पादन के तरीकों और सभी हितधारकों की क्षमता निर्माण में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करना है। ये आपका आंसर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे दोस्तों कथन और कारण से क्वेश्चन है। आपको कथन देखने, कारण देखने हैं, विकल्प को देख के आपको आंसर बनाने हैं। क्या दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन दोस्तों ये क्या कह रहा है, भारत में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण जीवन के स्तरों, भारत में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण जीवन के स्तरों तक श्रमिक भागीदारी अनुपातों के अनुसार किया जाता है। और कारण दिया है दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत
आने वाले सभी मजदूर गरीबी रेखा से ऊपर हैं। आपके सामने चारकूट। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका आंसर करते हैं। कथन आपका है, भारत में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण जीवन के स्तरों तक श्रमिक भागीदारी अनुपातों के अनुसार किया जाता है। ये आपका कथन है जो कि सही है। और कारण पे चलते हैं दोस्तों। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी मजदूर गरीबी रेखा से ऊपर है। बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ पे कथन और कारण ये इसका सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों एक बार फिर से हम इसको पढ़ते हैं। भारत में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण जीवन के स्तरों तक श्रमिक भागीदारी अनुपातों के अनुसार किया जाता है। बिल्कुल सही कारण में दिया गया है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी मजदूर गरीबी रेखा से ऊपर है। बिल्कुल सही दोस्तों। इसकी व्याख्या भी कर रहा है, यानी ये कथन सही है, आर भी सही है और आर ये की सही व्याख्या भी कर रहा है। इस तरह से दोस्तों विकल्प नंबर ये आपका आंसर आएगा। ये और आर दोनों कथन और कारण आपके सही हैं तथा ये की सही व्याख्या आर यहाँ पे कर रहा है। इस तरह से विकल्प नंबर ये आपका आंसर आएगा। थोड़ा एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सही व्याख्या कर रहा है, फिर से कथन और कारण दोनों स्पष्ट कर लेते हैं। भारत में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण जीवन के स्रोत अक्सर में भागीदारी अनुपातों के अनुसार किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी मजदूर गरीबी रेखा से ऊपर हैं। जीवन के स्रोत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डुंकेल ड्राफ्ट क्या है? फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। डुंकेल ड्राफ्ट भौतिक संपदा अधिकार से संबंधित है, नाप की शक्ति से युक्त देशों पर आर्थिक प्रतिबंधों से संबंधित है, विश्व सांस्कृतिक धरोहर के भवनों को सुरक्षित रखने से संबंधित है, मादक औषधि के व्यापार को रोकने से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में। यूपीएससी प्रीलिम्स 5 जून 2022 स्पेशल बैच आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस पर अवेलेबल किए जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ें, इसका रिवीजन करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। डुंकेल ड्राफ्ट क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 है ये। तो दोस्तों डुंकेल ड्राफ्ट बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है, यानी विकल्प नंबर ये आपका आंसर आएगा। डुंकेल ड्राफ्ट जो है बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। इसके एक्सप्लेन के रूप में एक बार रिवीजन। बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है डुंकेल ड्राफ्ट। यहाँ पे इसका एक्सप्लेन है दोस्तों। इसको एक बार दोबारा इसमें इस तरह से आप पढ़ लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाता है, इसलिए मैं इसको अलग से एक बार ज़रूर डालता हूँ दोस्तों, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे, आपके ज्ञान का विस्तार हो, आप थोड़ा प्रिपेयर हो सकें। क्वेश्चन नंबर 13, ऑपरेशन क्लीन मनी का संबंध किस विभाग से है? ऑपरेशन क्लीन मनी का संबंध किस विभाग से है? दोस्तों छोटे क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन की संभावना अक्सर रहती है एग्जाम में। यूपीएससी प्रीलिम्स 5 जून 2022। ऑपरेशन क्लीन मनी का संबंध आपको बताने हैं। ए नंबर है श्रम, बी है स्वास्थ्य, सी है आयकर और डी है गृह। क्वेश्चन नंबर 13 है। तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का इसमें आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन क्लीन मनी जो है वो आयकर से संबंधित है। कहाँ से? आयकर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे याद दिया गया है, आयकर से संबंधित है ऑपरेशन क्लीन मनी। क्वेश्चन नंबर 14, 4 ऑप्शन के रूप में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेरोजगारी दर का सही वर्णन करता है? बेरोजगारी दर का सही वर्णन करता है कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 4 है आपके सामने। ए नंबर है, यह बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या और देश की कुल जनसंख्या का अनुपात है। बाल श्रम बल और कुल कार्यशील आयु की जनसंख्या का अनुपात है। सी नंबर है, यह बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या और श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की संख्या का अनुपात है। और डी नंबर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा आपका बेरोजगारी दर का सही वर्णन करता है? तो यह बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या और श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की संख्या का सही अनुपात है, यानी विकल्प नंबर सी आपका आंसर आएगा। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन। बेरोजगारी दर का सही वर्णन, या बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या और श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की संख्या का क्या है? अनुपात है। यहाँ पे इसका दोस्तों थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप इससे प्रिपेयर रहें, काफ़ी दिनों तक आपको याद रहें। बेरोजगारी दर का अर्थ है दोस्तों श्रम शक्ति प्रतिशत के रूप में बेरोजगार लोगों की संख्या। बेरोजगार लोगों की संख्या में वह शामिल होते हैं जो लोग सभी निर्धन हैं या
स्वरोजगार में लगी हुई हैं। बेरोजगार हुए लोग हैं जिनके पास काम नहीं है परंतु वह काम करने की इच्छुक या तत्पर हैं और पिछले 4 हफ्ते में उन्होंने काम प्राप्त करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। क्या क्या शामिल हो रहा है दोस्तों? बेरोजगार हुए लोग हैं जिनके पास काम नहीं है। बेरोजगारी दर का अर्थ क्या है? बेरोजगार है जिनके पास काम नहीं है परंतु वह काम करने के लिए इच्छुक व तत्पर हैं और पिछले 4 हफ्ते में उन्होंने काम प्राप्त करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। हम एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 15 से 25 क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। एक दिन में 1 से 2 वीडियो आपको देने की कोशिश करेंगे और लगभग सारे टॉपिक के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जहाँ जहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, संभावित अधिकतम प्रश्न, मैक्सिमम प्रश्न हम डालने की कोशिश को रिवीजन कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस से जुड़े रहें। चलिए दोस्तों, हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खरीद मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य के संदर्भ में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 5 जून 2022। नंबर 1 है दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जो किसानों को संरक्षण देता है जब भी खरीद मूल्यों का मुख्य प्रयोजन बफर स्टॉक को तैयार करता है। दोस्तों समझने की कोशिश करें थोड़ा। दूसरा नंबर दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बुआई से पहले तथा खरीद मूल्य की घोषणा फसल बुआई के बाद करती है। और तीसरा नंबर दोस्तों, दोनों की घोषणा सरकार किसी लागत आयोग की अनुशंसा पर करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है। तो दोस्तों फिर से इसको पढ़ते हैं और अपना आंसर करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जो किसानों को संरक्षण देता है। क्या देता है? किसानों को संरक्षण देता है जब भी खरीद मूल्यों का मुख्य प्रयोजन बफर स्टॉक को तैयार करता है। बिल्कुल सही एक्सप्लेन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बुआई से पहले तथा खरीद मूल्य की घोषणा फसल बुआई की बात करती, बिल्कुल गलत है दोस्तों। और तीसरा दोस्तों, दोनों की घोषणा सरकार किसी लागत आयोग की अनुशंसा पर करती है, भी बिल्कुल सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी हम लोग इसका एक्सप्लेन पढ़ेंगे, इसको पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो दोस्तों ये और 3 सही है, इस तरह से विकल्प नंबर आपका ये आंसर बनेगा। चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खरीद मूल्य दोनों की घोषणा सरकार के मूल्य लागत आयोग, यहाँ पे ये रॉन्ग टाइपिंग है, को काट देते हैं, मूल्य लागत आयोग की अनुशंसा पर करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा मुख्यतः उत्पादक किसानों को संरक्षण देने के लिए की जाती है जबकि खरीद मूल्य की घोषणा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बफर स्टॉक तैयार करने के लिए की जाती है। इस तरह से एक्सप्लेन दोस्तों बिल्कुल क्लियर कर रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। इस तरह से दोस्तों आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में आपको 15 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम मैक्सिमम क्वेश्चन को दोस्तों कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल श्री कृपा क्लासेस पर। आप इसको दोस्तों ध्यान से पढ़ें, स्टेटमेंट को समझें, इसका एक्सप्लेन करें, उसको अपने ज्ञान का विस्तार दें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने पहचाने से लगे और आप एलिमिनेशन पद्धति को अपनाकर इन स्टेटमेंट के जरिए अपने ऑप्शन, अपने आंसर तक पहुंचने की कोशिश करें। तो दोस्तों इसी तरह के क्लासेस के लिए आप श्री कृपा क्लासेस से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्रमवार आपके पास हमारे वीडियोस सबसे पहले पहुंच सके। हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को लेकर। दोस्तों नमस्कार।